नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 4 में ये आते हैं इंडियन पॉलिटी के और इसको हम कवर करने वाले हैं। नए स्टूडेंट जो है टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं वीडियोज़ के नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई सजेशन है कमेंट कर लीजिएगा और शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि ये किस कंट्री से लिया है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये आयरलैंड से लिया है, ठीक है। दूसरी बात, ये आर्टिकल कौन से कवर करता है? ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल कवर करता है और ये आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, राइट। तो पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल देख लीजिएगा। हमारे आर्टिकल जो 1 से 4 थे वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आते हैं। सिटीजनशिप के जो आपके आर्टिकल थे वो हमारे 5 से लेके 11 तक आते हैं। देन आपके आते थे फंडामेंटल राइट्स जो कि 12 से 35 के बीच में थे। अब उसके बाद फोर्थ में आपके 36 से 51 आते डीपीएसपी, राइट। इसको देखिए नोबल फीचर भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच इज़ कॉल्ड द नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ योर डीपीएसपी। ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मैंने आपको बता दिया। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू लाया गया था, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, राइट। इसके बाद टुगेदर विद द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ के इसको कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो विवेक जो है इन दोनों को आपस में जोड़ के बोला गया है, राइट। तो ये इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। डीपीएसपी denotes the ideal that the state should keep in mind while formulating the policies and enacting the laws। देखिए डीपीएसपी क्यों रखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये सरकार को, यानी कि स्टेट जिसे हम बोलते हैं, सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसीज़ बनाओ, जब भी आप कोई एक्ट बनाओ तो उसको जो है आपने इसके मद्देनज़र देखते हुए बनाने हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी लॉ बनते हैं इसको देखकर बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। DPSP constitute a very comprehensive economic, social, political program for a modern democratic state. They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, and fraternity as outlined in the preamble of the Constitution. They embody the concept of welfare state. Basically, यहाँ पे welfare state का concept है DPSP में छुपा हुआ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी, जो भी अपने एक्ट बनाएगी, वो किसके लिए होने चाहिए? वेलफेयर उसका होना चाहिए, स्टेट का, ठीक है। स्टेट के अंदर जो भी पीपल होंगे, लोग, उनके वेलफेयर के लिए आपने सब काम करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, राइट। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल। देखिए अगर इसका हनन करती है गवर्नमेंट तो वो जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि हम फंडामेंटल के राइट्स के केस में जा सकते थे कि अगर हमारा हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का तो हम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। देयरफॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट। इसलिए जो है कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, जैसे कि पंचायत, लोकल गवर्नमेंट जो भी होती है, तो उसको जो है हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप जो है यहाँ पे ये काम आपको करने ही करने पड़ेंगे। इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रक्शंस, वो माने या ना माने ये उनकी मर्जी है, राइट। नेवरथलेस द कॉन्स्टिट्यूशन Article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि ये जो है प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जो फंडामेंटल पॉलिसीज़ हैं उसके लिए जो है आर्टिकल 37 के मद्देनजर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो है स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करें, जो भी कोई लॉ बनाए उसके वेलफेयर के लिए बनाए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर
प्रीमिटेड बाय द जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार की है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। किसी के बीच में इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में और अपॉर्चुनिटी में। लेकिन ऐसा होता है, इनइक्वालिटीज़ तो हैं हमारे जो आपका देश है, ठीक है। इनकम सभी के पास बराबर नहीं होती, स्टेटस सभी के पास बराबर नहीं होता, फैसिलिटीज़ बराबर नहीं होती और अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें बराबर नहीं मिलती, राइट। तो इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, सरकार इसे फॉलो करे या ना करे, राइट। तो ये सरकार की मर्ज़ी होती है, लेकिन फिर भी सरकार को इसे फॉलो करके चलना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है सुप्रीम कोर्ट बीच में कई बार आ सकता है। बट ये वो नहीं है कि हाँ एनफोर्सेबल है। आर्टिकल 39, टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना है सभी सिटीजन को, राइट। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। इक्वल पे ऑफ वर्क मिलना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे ये नहीं होता, कई जगहों पे होता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, ठीक है। उनके जो हेल्थ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है, बच्चों का, वर्कर्स का, ओके। फोर्सिबल यूज़ नहीं होना चाहिए उन सभी का, तो इसके खिलाफ भी जो है इनकी ड्यूटी बनती है कि आप इस सब का टेक केयर करें। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 39 के एफ जो है क्लॉज में। फिर 39A क्या बोलता है? ए का मतलब है ये बाद में जो है अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो जो अमेंडमेंट वाले एक्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री लीगल एड टू पोर के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? तो 39A आर्टिकल में लिखा है। दिस वाज एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, तो आर्टिकल 39A में इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। 41 आर्टिकल, टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो उनको जो है यहाँ पे सिक्योर करके रखना है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। 42 क्या बोलता है? टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो अच्छी कंडीशन में काम करने चाहिए वर्कर्स जो भी हैं, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करवाना वुमेन को, समझ गए। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ये भी 42nd के थ्रू। तो 42nd में अमेंडमेंट हुए थे काफ़ी सारे, इसको इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, राइट। तो इसमें 43A डाला गया, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत के बारे में किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसका कंसेप्ट लाए थे, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। विलेज पंचायत के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो याद रखना आर्टिकल 40 में। टू एंडो देम विद नेसेसरी पावर अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, उनको भी सेल्फ गवर्नमेंट का मौका मिलना चाहिए। तो ये सब जो है आपके आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल कोऑपरेटिव कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री जो प्रमोट करना आर्टिकल 43 बोलता है, ये भी दोनों गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। तो ये गांधी के जो है कॉन्सेप्ट थे। 47 क्या बोलता है? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स एंड विच इज़ इंजurious टू हेल्थ। तो इसका प्रोहिबिशन किया था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स का, ठीक है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है, राइट। तो लेकिन ये आजकल चलता है सब कुछ, राइट। तो आगे चलते हैं। 48 आर्टिकल देखिए, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कौ को मारना जो है इसको प्रोहिबिट किया गया है। calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। लेकिन ऐसा होता है, स्लॉटरिंग ऑफ काउ आज भी देखी जाती है हमारे जो समाज में। आर्टिकल 44, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 44। अब ये केस आया था ना पीछे
जो मुस्लिम को जो बुर्का पहनने को लेकर था कि सभी का जो है पहनावा एक जैसा होना चाहिए, राइट। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये दोस्तों। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था, राइट। तो देखो यहाँ पे आपके जो 1 से लेके 6 साल तक का बच्चा है ना, उसको केयर प्रोवाइड कराना और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये डीपीएसपी में डाला गया है। और आप देखेंगे 6 से 14 साल के बच्चे तक को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारा फंडामेंटल राइट में हमने ऐड किया है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ें, राइट। फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटी भी है 6 से 14 के बीच में साल के बच्चे को पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीएसपी में 1 से 6 साल के बीच का जो बच्चा होगा उसकी चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में देखना है, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था, राइट। तो याद रखना इस बात को। आर्टिकल 50 टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना आर्टिकल 50 बोलता है इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब देखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट है, तो सरकार का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है टोटली इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक। आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 51 है। एंड मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन द नेशंस टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस के बारे में जो भी आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्या टिक करके आएंगे, आर्टिकल 51 है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। आपको पीएचडी नहीं करनी है, बेसिकली आपको याद रखनी है चीज़ें। आप मिनिमम टाइम में कितना ज़्यादा जो है कैच कर सकते हो, ये आपको देखना है। कीवर्ड आप याद रख सकते हो, क्योंकि पूरा जो है आप स्टेटमेंट थोड़ा ना याद रखोगे। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के बारे में कहाँ पे बताया गया है, आप याद रख सकते हो, आर्टिकल 50 में बोला गया है। तो एजुकेशन, राइट टू केयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में किस में बोला गया है, आर्टिकल 45। अगर आप 3-4 बार इसको देखोगे तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएगा। 86th Constitutional Act of 2002 changed the subject matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A। मैंने आपको बताया था ना कि 86th Constitutional Amendment में आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था, राइट। जैसे कि पहले आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में अभी हम पीछे बात की थी, ठीक है, यहाँ पे 1 से 6 साल के बच्चे, लेकिन 6 से 14 साल के बच्चे को जो है यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना एक फंडामेंटल राइट बाद में बना दिया गया। द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल द एज द कंप्लीट, ठीक है। 6 साल तक का जो है कंसेप्ट डीपीएसपी में दिया गया है बच्चे को, और 6 से 14 का फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, राइट। फिर होता है 97th अमेंडमेंट आता है आपका 2011 में। इसमें आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी ना, इसको भी ऐड किया गया। तो याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कब ऐड किया गया, 97 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसके थ्रू ऐड किया गया था। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरीली फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 45B के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 43B में आता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और 45A में क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका जो चाइल्डहुड केयर 45, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है आपने चीज़ें याद रखनी है। बाकी ये जो थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो आपने याद रखने। देखो 43A में क्या बोला गया था, टू स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। तो वर्कर की पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना, ये हमारा 43A के थ्रू है, और 43B क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐड किया था, राइट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस जो आपके इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में आज तक पूछे जा चुके हैं, उसी बेसिस पे मैंने ये लेक्चर बनाए हैं। अगर आप जो है एचएस का देखें या अलाइड का देखें, उसमें थोड़ा जो है आपको थोड़ा और डीप डाउन करना पड़ता है, लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पे देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो बता दीजिएगा, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।